नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप में। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं रंजीत सिंह जी। रंजीत सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपने इस प्रोग्राम में आने के लिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज हम हैं देहरादून A+ स्टूडियो में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। बहुत बहुत और धन्यवाद। रंजीत जी के बारे में वैसे तो मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, कुछ बताने वाला नहीं हूँ और सारी दुनिया ये जानती है, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि रंजीत जी संगीतकार हैं, म्यूज़िक अरेंजर हैं और ठेठ पहाड़ी वाद्य यंत्र बजाने में माहिर हैं। और मुझे खुद नहीं पता कि कितने यंत्र बजाते हैं, वो हम बातचीत में आगे बात शुरू करेंगे। बातचीत में जब आगे बात करेंगे तो फिर पता चल जाएगा हमें वो। तो यहाँ रंजीत जी मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए, जो वैसे दुनिया जानती है आपके बारे में, कि आपका ये रुझान, संगीत का रुझान जो है वो कैसे आपको हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। सभी दर्शकों का मैं रणजीत सिंह की तरफ से नमस्कार। और हमारी जो टीम आज यहाँ पर आई है देहरादून A+ स्टूडियो में, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सफ़र तो बहुत बड़ा है म्यूज़िक लाइन का, और 1995 में शुरू कर दिया था मैंने पौड़ी से। और वैसे तो मेरा घर से ही रहा पहले से। मेरे दादाजी राज कपूर फिल्म के बैनर में एज ए वहाँ पर एक वो थे, उसको लाइट वाइट जो पकड़ते हैं ना, उसको लाइट मैन कहते हैं। लाइटमैन, हाँ। तो उनकी टीम में थे मेरे दादाजी। तो वो लोग वहाँ से, उनका रुझान था, गाने वाने सुनते रहते थे बॉलीवुड के। फिर हम लोग पहाड़ में गांव में आए, फिर वो अपने गाने पे लगे रहते, फिर छोड़ के आगे, फिर धीरे 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 तो म्यूज़िक का तो बचपन से ही लगा हुआ था। मतलब संगीत को अगर मैं ये बात कहूँ कि संगीत खून में ही था तो कोई वो नहीं होगा, हाँ गलत बात बिल्कुल। नहीं होगी। तो ये संगीत का आपका मतलब म्यूज़िक का बचपन से आपको रुझान था, और दादाजी के थ्रू जो आपने सुना या जो आप सुनते थे वो आप कंटिन्यू आगे करते थे, बिल्कुल गुनगुनाते बिल्कुल। थे। तो ये तो हो गई बात बचपन की, क्योंकि संगीत बचपन में तो हर बच्चा ऐसा ही करता है कुछ। तो प्रोफेशनली आपने फिर इसको स्टार्ट कब करा? हाँ, फिर मैं उसके बाद इंटर करने के बाद में फिर वही 1995-6 में हम लोग पौड़ी चले गए थे। तो वहाँ पर फिर धीरे धीरे हमारे जो बहुत सारे मंच थे, मैं पर्सनली नाम लूँगा तो कोई क्या पता नाराज़ भी हो जाए, हाँ तो हाँ हाँ। बहुत सारे लोग थे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर धीरे धीरे पौड़ी छोड़ के फिर मैं देहरादून में आया। फिर देहरादून में श्री संतोष खेतवाल जी का पहला बड़ा मंच मिला मुझे। वहाँ पे मैं एज ए हुड़का प्लेयर था। तो धीरे मतलब जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, मैंने हुड़के से फिर ढोलक सीखी, ढोलक से फिर तबला सीखा, तबले के साथ कीबोर्ड सीखा, हारमोनियम सीखी। जस्ट अभी रिसेंटली 10 दिन पहले एक वीडियो निकला है जो मैंने कोशिश करी, इसमें 25 वाद्य यंत्र बजाए हैं मैंने। 25 वाद्य यंत्र? तो आप लोगों को उससे थोड़ा पता लग जाएगा कि मैं कितने वाद्य यंत्र बजाता और हूँ। सारे ठेठ पहाड़ी वाद्य यंत्र है, कोई भी वाद्य यंत्र ऐसा नहीं है कि मतलब जो है जो पहाड़ से मतलब हमारे कल्चर के लिए काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको पता चले एटलीस्ट कि हम हमारे म्यूज़िक कहाँ से होता था, या हमारे म्यूज़िक में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी। हाँ, उसमें एक आध वाद्य यंत्र हमने ऐसे यूज़ कर रखे, जैसे तबला हो गया, कैहन हो गया। हालांकि आजकल तबले ने वर्ल्ड में सबसे, अगर कोई ज़्यादा यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट तो तबला है, लेकिन उसके अलावा बाकी अपने पहाड़ के ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें उसमें। अच्छा, मैं आपसे रंजीत जी यहाँ पर ये सवाल पूछूंगा कि जब आप देहरादून आए होंगे और मतलब जब आपका स्टार्ट रहा होगा, तो वो सफ़र तो बहुत मुश्किल रहा होगा, वो टाइम बहुत मुश्किल रहा होगा। ये बात मैंने किसी से आज तक शेयर नहीं करी है, मेरे घर वाले जानते हैं। मैं एक बहुत बड़ी ऐसी बात बताऊंगा। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी होता है। बातें होती है कि जो हमें बार बार याद दिला के, हमें पुरानी मतलब जब याद आती है तो हमारा जो अतीत है वो याद आ जाता है यार। कि देहरादून जब मैं आया था तो उस समय मेरे जेब में 300 रुपये थे, और 2001 की बात है। नवंबर के महीने आया था मैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने हमने ऐसे घर में काटे कि जिसमें दरवाजे कुछ नहीं थे, खिड़की कुछ नहीं था, और एक कंबल थी। 300 रुपये 3 महीने चलाए, जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी में फिर हमने रूम चेंज करा। तो वहाँ से शुरुआत हुई देहरादून में। और मतलब शायद अब तो कोई यकीन ना करे कि वहाँ से जो मेहनत हुई, फिर मैं लोगों के यहाँ पैदल जाता था कि मुझे कोई कार्यक्रम में बुलाए, कोई होटल में नौकरी मांगने के, किसी ने दी नहीं।
कि नहीं नहीं तुम्हारी बस की नहीं है ये सो करके। तो कुल मिला के जो भी हुआ अच्छा हुआ, और आज थोड़ा सा इस मुकाम पर हैं कि लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि अपनी संस्कृति, जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, इस संस्कृति के माध्यम से हमें थोड़ी सी जानकारी मिली है, नाम मिला है थोड़ा सा। तो रंजीत जी, यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आप वाद्य यंत्र बजाते थे पहले, तो उसके बाद म्यूज़िक अरेंजर में वो शिफ्ट कैसे हुए? क्योंकि म्यूज़िक अरेंजर तो एक अलग चीज़ होती है और संगीत बजाना एक अलग चीज़ होती है, तो वो आप शिफ्ट कैसे हुए उस पर? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली वो कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो मैंने सोचा यार कि ढोलक वाले बहुत ज़्यादा बजाने वाले हो गए, तो चलो मैं हारमोनियम की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। फिर धीरे धीरे लोगों ने मुझे हारमोनियम में बुलाना शुरू करा। फिर चलो यार हुड़का बजा लेता हूँ या ढोलक बजा लेता, तबला बजा लेता हूँ। एक समय ऐसा आया कि मैं किसी स्टूडियो में नौकरी के उस पर लग गया, मतलब कि इतने प्रोग्राम कर दिए थे कि मैंने कहा थोड़ा सा अब मैं आराम करना चाहता हूँ। तो किसी स्टूडियो में मैं एज ए उनका असिस्टेंट काम करने लग गया। वहाँ पर मैंने साउंड इंजीनियरिंग की पूरी जो जो चीज़ें होती सब कुछ सीखा। फिर कुछ लोग थे हमारे उत्तराखंड में कि जिन्होंने कहा यार रंजीत, तुम दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, उससे अच्छा अपना स्टूडियो खोलो, हम तुम्हें काम देंगे। तो हालांकि जो बोलते हैं वो साथ कभी नहीं देते लेकिन वो अच्छे के लिए बोलते हैं। तो वहाँ से उन्होंने हमें एक पुश करा। उन्होंने जो हमारे अंदर आग दौड़ाई कि बेटा अपना स्टूडियो खोलो। फिर हमने अपना स्टूडियो खोला। जब स्टूडियो खोला तो वही जो भी एक नॉर्मल किराए पे स्टूडियो खोला। उसके बाद जब मैंने देखा कि जिन लोगों ने मेरे को बोला था काम देंगे, वही लोग मेरे पास जो पार्टी आ भी रही उसी को खींच के ले गए। लेकिन वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था, मुझे उससे भी काफ़ी कुछ सीख मिली। फिर जब मैंने देखा किसी म्यूजिक जो देहरादून में या कहीं म्यूजिक अरेंजर कुछ लोग हैं जिनको मैंने बुलाया वो आए नहीं, कुछ आए उनसे कुछ पार्ट बजवाया तो वो बज नहीं पा रहे सही। फिर अगर बज भी गए एक बार तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डबल ट्रिपल 4 4 5 5 6 ट्रैक बजाते हैं। अब जब उनसे सिंगल बज गया तो दोबारा ना बजे वो, फिर दोबारा में मुसीबत हो गई। फिर मैंने कहा यार, उनको बताते 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 मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैंने कहा यार मैं दूसरे को क्यों बुला, खुद ही बजा लेता हूँ। तो वो जो म्यूजिशियन से मैं अरेंजर में उतरा वो इस प्रकार से उतरा, मतलब अपनी वो है, अपनी अपनी उस सुविधा के लिए कि अब भाई जब इतना सीख रहे हैं तो मैं खुद ही बजा लेता हूँ। अब मैं उनको पैसे भी दूँ और बोलूँ भी, समय भी खराब करूँ, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि भाई अगर मुझे वैसा काम नहीं मिल रहा तो हम खुद प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे। इस वजह से मैं आज एक अरेंजर बना, तो म्यूज़िक अरेंजर बने। तो मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल ही पूछूंगा कि आपने दिल्ली में भी कुछ काम किया है? मैंने दिल्ली में बहुत सारी रिकॉर्डिंगें करी। हमारे उत्तराखंड के जितने भी सिंगर हैं, हर सिंगर के साथ मुझे मौका मिला स्टूडियो में बजाने का, ढोलक, हुड़का। वही टी सीरीज हो, रामा स्टूडियो हो, नीलम स्टूडियो हो, सोनोटोन स्टूडियो, जितने भी स्टूडियो हैं लगभग सुरभि स्टूडियो, सब में लगभग संगत करने का मौका मिला। और वहीं से मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा। और बाकी उत्तराखंड के जितने भी सिंगर हैं हमारे आदरणीय, सारे सिंगर जितने, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, इतने सारे जितने भी सिंगर हैं सबके साथ संगत करने का मौका मिला। ये मैं अपना का सौभाग्य समझता हूँ। रंजीत जी, मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए अगर कोई एक वाद्य यंत्र बजा के दिखाएं, पहाड़ी वाद्य यंत्र। चलिए कोशिश करते हैं। पहाड़ से बहुत प्यार है तो आपने कहा है तो करना पड़ेगा। कुछ एक आध कुछ मैं आपको अपने सबसे, मेरी जो एंट्री हुई है उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में वो हुड़के से हुई है, तो थोड़ा सा कुछ सुना देता हूँ आपको मैं। वैसे हुड़का सही मायने में इस कंधे में टाँका जाता है, लेकिन हम लोग आजकल फैंसी कपड़े पहनते तो नीचे निकल जाता है। अपनी सुविधा के लिए हम इसको इस पे रख देते हैं। हाँ जी।
बहुत अच्छा, थोड़ा सा बहुत अच्छा, सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी दिनों के बाद ये साज सुना है। धन्यवाद धन्यवाद। जनरली ये पूजा वूजा में जैसे गांव जाते हैं तभी सुनने को मिलता है। हाँ, लेकिन हमारे पहाड़ में सबसे अच्छी बात है कि ये जो हमारा साज है, मतलब मैं इस कोशिश में लगा हूँ कि हमारा जो मुख्य उत्तराखंड का ये साज है, हम चाहते हैं कि ये साज हमारा बॉलीवुड तक जाए। बॉलीवुड तक जाए। मतलब ये जो प्रयोग के वो बॉलीवुड के गीतों में भी यूज़ हो, ये हमारी मतलब मेरी तो ये अपनी तैयारी है। तो जितने भी गाने होते हैं, सबसे अच्छी बात है कि ये देवी देवताओं के आह्वान में भी यूज़ करा जाता है। गाँव में हमारे झोड़ा चांचरी थड़िया चौंफला होते हैं, वहाँ भी यूज़ करा जाता है। और अगर आजकल तो आप किसी भी गाने में भी हुड़के के बिना तो सब अधूरा है। जब हुड़के की थाप आती तो अपने आप ही लोग नाचने लगते जी हैं। जी जी। रंजीत जी, यहाँ मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप हमारे दर्शकों को जो भी आपने मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ गाने गाए हैं, जो हिट गाने हैं, उनके प्लीज़ एक बार आप बता दीजिए तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने गाने तो नहीं गाए हैं, नहीं, जो उनके लेकिन साथ गानों में बजाए मैंने हैं, गानों में संगीत, अरेंजमेंट कर रखा है मैंने। कुछ संगीत। गीत हैं और उत्तराखंड के आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने बहुत प्यार दिया हमें। इतने सारे गाने जो आप लोग सुनते हो, उसमें जो कमेंट्स आते हैं, जो आप पसंद करते हो, उन कमेंट और उन आपकी जो प्यार मिलता है, उनकी वजह से हम लोगों के अंदर और जिज्ञासा जागती है कि कुछ हम और नया करें, क्रिएटिव करें। तो इनमें से बहुत सारे गीत ऐसे हैं कि जो ठीक ठाक चल रहे हैं। अभी जैसे संगीता ढोंडियाल जी का एक गीत था, ढोल दमो बजगेनी दगड़े की बराती में, काफ़ी 10-12-15 मिलियन के ऊपर व्यूज़ हैं उस गाने के। अच्छा गीत है। उसके अलावा हमारे एक मिलन आज़ाद जी हैं, उनका एक ढोल दमों पर बेस्ड गीत है बैसाखी को, मैंने बहुत अच्छा चला वो गीत। प्रहलाद मेहरा जी का एक गीत ऐजा मेरा दानपुरा, पूरा अपने दानपुर क्षेत्र, कुमाऊं में एक जगह है दानपुर, तो दानपुर आज भी कल्चर में उत्तराखंड में सबसे रिच है। और वहाँ के लोग अभी भी अपने जो उनकी संस्कृति सभ्यता उसको नहीं भूलते, वही पहनावा वही सब कुछ रखते हैं। अगर वहाँ के दानपुर के कल्चर के बारे में अगर अधिक जानकारी लेनी तो दानपुर वाला गीत सबसे अच्छा है। प्रहलाद मेहरा जी ने गाया और उसमें संगीत संयोजन का मौका मिला था मुझे। वो है आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के बेटे कविलास नेगी ने एक गीत गाया था, तो वो गीत भी है। बहुत सारे गीत हैं, अभी मैं किशन महिपाल जी के हैं, वीरेंद्र राजपूत जी के हैं, लगभग सभी सिंगरों के गीत सभी के लिए अच्छे आपने हैं। अरेंज करे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रंजीत जी, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये पूछूंगा कि जो पिछले 10 सालों में मैंने एक नई चीज़ देखी है उत्तराखंड के अंदर जो आ रही है कि पुराने गानों को लेकर उसमें नया म्यूज़िक डाल के और उसको दोबारा से पेश करा जा रहा है। तो वो चीज़ के बारे में मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं उस बारे में। आपने बड़ा अच्छा ये भी प्रश्न करा। हम तो खैर किसको आज के ज़माने में दोष किसको दे सके, कौन सही कर रहा है, कौन सही गलत कर रहा है। कुछ लोगों की सोच ये है कि पुराने जो 25 साल पहले के गीत थे वो इन नए लड़कों ने जिंदा करे हैं, वो अपनी जगह में ठीक है। लेकिन जहाँ तक अपनी संस्कृति और जो एक साहित्यकार, जो साहित्य जगत में साहित्यकार लोग जो लिखते हैं, बड़े बड़े राइटर लोग हैं, तो उनकी ये पीड़ा है कि यार तुम दूसरे के गाने कब तक गाते रहोगे, कुछ नया तो करो। मतलब कुछ, अगर देखो मैं तो एक सीधी सीधी बात बोलता हूँ कि मैं सिंगर हूँ और मैंने आपके गाने गाए, उनके गाए, और फिर मैं कल की तारीख पार्टी को जाके कहता हूँ कि मैं तो 1 लाख रुपए लेता हूँ जी, तो मैं उसका हकदार नहीं हूँ। जब मैं दूसरे के गाने गा रहा हूँ और तब मैं अपने मन मर्जी के पैसे मांग रहा हूँ, तो वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ये। हाँ, खुद की मेहनत करो। अगर आपको गाना लिखना नहीं आता है तो एक हमारे पास साहित्यकारों की कमी नहीं है, लिखने वालों की कमी नहीं है, बस कमी है तो ढूंढने वालों की है, उनको सर्च करने वालों की है। तो आप उनको ढूंढो और आपको हम अच्छे अच्छे साहित्यकारों का नंबर देते हैं, बात करते हैं, उनसे बात करवाते हैं, नई नई कंपोजिशन बनाओ, सीखो, ताकि और लोग भी अच्छा सीखें, अच्छा कर पाएँ। तो मेरी जितने भी नए लोग हैं, नए जनरेशन जो अच्छे अच्छे सिंगर लोग हैं, जो जिनका बहुत अच्छा नाम है, जिनकी वजह से हमारी संस्कृति अभी आगे और बढ़ सकती है, तो उन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भाई कुछ बनाओ, कंपोज करो, लिखो गाने, अच्छा लिखो, कुछ नया। बिल्कुल। रंजीत जी, आपने जो बात कही बहुत लाख टके की बात कही है कि हमारा कल्चर आगे तक जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसी से आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप क्या सोचते हैं अपने कल्चर के बारे में आगे करने के लिए, या उसको आगे आगे लोगों तक भेजने के लिए, आगे लोगों तक ले जाने के लिए क्या आप कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं।
आजकल की दुनिया में, आजकल के ज़माने में तो खैर लोगों तक ले जाने के लिए बहुत बड़ा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सोशल मीडिया इतना बड़ा बिल्कुल मंच सही। है, स्टेज है कि। लेकिन हाँ, मैं ये एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि मैं अभी कुछ समय बाद, हालांकि हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, हमारे पहाड़ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे जानकार हैं हमारे फोक के, चाहे वो म्यूजिशंस हो, चाहे वो हमारे सिंगर हो, जागर गायन शैली, जितने भी हमारे लोक शैली होती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो स्टूडियो की रिकॉर्डिंग तो छोड़ो, वो शहर में जा भी नहीं पाते हैं। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं हो कि यार काश कभी हमारी रिकॉर्डिंग हो। तो मेरा एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरे को इस प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत जल्दी। हमारे गांव-गांव में जाके हम लोग, जो गरीब लोग हैं, उनकी रिकॉर्डिंग निःशुल्क करेंगे, ऑडियो वीडियो दोनों। और फिर उन उन लोगों की कलाकारी को सामने लाना है, बिल्कुल ठेठ जो कि है, जो अभी बहुत सारी चीज़ें कि जो सामने नहीं आई है, जो एकदम एकदम रॉ चीज़ है। बस तो वो चीज़ को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं गांव-गांव में जाके। हालांकि ये काम संस्कृति विभाग और बहुत सारे डिपार्टमेंटों का है, जो लोग संस्कृति के लिए विभाग बनाए हैं, सरकार ने सब कुछ करा है, लेकिन ज़्यादा क्या बोले इस बारे में। लेकिन मैं करना चाहूँगा ये काम। अपना इनिशिएटिव, आपका इनिशिएटिव है कि बिल्कुल, आप ये इनिशिएटिव लेना मैं चाहते लेना हैं। चाह रहा हूँ। तो रंजीत जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत सारी बातें करी और बहुत सारे अपने दिल के राज हमारे सामने खोले, वो बहुत अच्छा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपका एक बार बहुत बहुत, कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। धन्यवाद। शुक्रिया, और मैं धन्यवाद। अपने देखने वाले दर्शकों से यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि ऐसे गुणी लोगों को हम आपके सामने पेश कर सकें। और मैं इसी के साथ धन्यवाद बोलूँगा। धन्यवाद।